ये दाईं तरफ तुम्हारे नाना यानी अमर, विक्रम और वीणा के पिता की तस्वीर है और उससे आगे तुम्हारे परनाना की। अक्षत ने बंसी की बात काटकर बीच में ही एक सवाल कर लिया। एक बात बताइए काका, ये बीच में सबसे बड़ी तस्वीर किसकी है? बंसी भी उस तरफ देखकर बोला, ये थे तुम्हारे कुल के सबसे पराक्रमी राजा, राजा आलोक सिंह। अक्षत ने आलोक सिंह की तस्वीर की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अलग ही किस्म का तेज था। मूंछ और दाढ़ी एकदम सही अनुपात में बढ़ी हुई थी। एकदम कसरती 6 फुट का शरीर राजसी वस्त्रों से सुसज्जित था। कमर के पास म्यान में रखी तलवार लटक रही थी। चित्रकार ने आंखें ऐसी बनाई थीं जैसे कि मानो अभी बोल पड़ेंगे। अक्षत कुछ याद करता हुआ बोला, 1 मिनट, राजा आलोक सिंह के बारे में तो मैंने इतिहास में पढ़ा हुआ है। ये 850 एडी के आसपास सकारी के राजा थे, जब कन्नौज की जमीन के लिए 3 साम्राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति चल रही थी। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्य एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य बेहद बलशाली साम्राज्य था। उनके शासक ध्रुव ने पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तब राजा आलोक सिंह ने निर्बल हो चुके पाल साम्राज्य की मदद करके ताकतवर राष्ट्रकूट साम्राज्य को पीछे ढकेला था। उनके पास कोई बड़ी सेना ना होने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य से जमकर लोहा लिया और अंत में विजय भी प्राप्त करी। यह सुनकर बंसी की आंखों में अक्षत के लिए तारीफ के भाव थे। उसने कहा, वाह, बहुत अच्छे बेटा। कन्नौज की जमीन के लिए जंग छिड़ी हुई थी, क्योंकि तब तक वहां की ज्यादातर जमीन उपजाऊ थी। साथ ही युद्ध की रणनीति बनाने के हिसाब से भी वो जगह बहुत अच्छी थी। जो केंद्र पर कब्जा जमा लेता वो काफी शक्तिशाली हो सकता था। ये बात उन तीनों साम्राज्यों को बहुत अच्छी तरह से पता थी। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपने इतिहास के बारे में पता है। अक्षत ने मुस्कुराकर कहा, कन्नौज की जमीन के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष और राजा आलोक सिंह की वीरता के बारे में किसे नहीं पता। बस मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पूर्वज इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना में हिस्सेदार बने थे। बंसी बोला, लेकिन अब तो पता चल गया ना। मैं जानता हूं बेटा, तुम सिर्फ यहां महल बेचने के बाद मिलने वाले पैसों के लिए आए हो, लेकिन जब तक यहां हो अपने इतिहास से परिचित होने में कोई बुराई नहीं। अक्षत बोला, आपको सच बताऊं तो मुझे महल के इतिहास के बारे में जानने में अब तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब यह बात पचा पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि मैं इतने बड़े राजवंश का हिस्सा हूं। तभी बंसी अपने सिर पर हाथ मारकर बोला, अरे खैर, मैं बातों बातों में भूल ही गया कि तुम्हारा कमरा भी दिखाना था। वो सबसे कोने वाला कमरा तुम्हारा है। बंसी के इशारा करते ही अक्षत ने भी अपने कमरे की तरफ देखा, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर दाईं तरफ सबसे कोने में बना था। उस कमरे में एकदम बाद ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां शुरू हो जाती थीं। अक्षत कमरे के अंदर गया। इतना विशाल बिस्तर देखकर वह हक्का बक्का रह गया था। उसने कमरे की छत की तरफ भी देखा, जो जरूरत से ज्यादा ही ऊपर थी। बिस्तर के ठीक सामने बड़ा सा गोलाकार आईना लगा था। आईने के किनारे 2 खिड़कियां बनी हुई थीं, जहां से महल के पीछे की तरफ के जंगल का मनोरम दृश्य साफ नजर आता था। उसने मन ही मन बुदबुदाकर कहा, यह कमरा अनुपात में सामान्य कमरों से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तब तक बंसी ने कमरे की चौखट पर आकर कहा, बाथरूम डाइनिंग टेबल के पीछे की तरफ है। गीजर है तो दिन में किसी भी समय ठंडा गर्म दोनों तरह का पानी आता है। एक बाथरूम ऊपर वाले फ्लोर पर भी है, लेकिन उसे लोग ज्यादातर प्रयोग नहीं करते। अब तुम आ गए हो तो शायद इस्तेमाल हो। किसी भी चीज के लिए पूछने में संकोच मत करना। अक्षत अपना बैग वहीं बिस्तर पर रखकर बोला, मैं महल में बिकने वाले पैसों के लिए 6-7 घंटे का सफर तय करके आया हूं काका। क्या आपको लगता है काका मैं किसी चीज के लिए पूछने में संकोच करूंगा? बंसी मुस्कुराकर वहां से बिना कुछ कहे चला गया।
टीकम गाड़ी लेकर वापस लौट आया था। वो जब घर के अंदर आया तो देखा कि भूरा, ललिता देवी और अमृता अब तक दो चारपाई डालकर बरामदे में ही बैठे हुए थे, लेकिन बाकी पहलवान उस वक्त वहां पर नहीं थे। अमृता ने शांत बैठे भूरा से कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अक्षत राजवंश से है पिताजी। वो किसी सामान्य नागरिक की तरह ट्रेन में सफर कर रहा था। भूरा ने धीमी आवाज लेकिन गंभीर आवाज में कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें किसी तरह की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुम थक गई होगी। जाओ अपने कमरे में आराम करो। अमृता घर के अंदर अपने कमरे में चली गई। उसी वक्त टीकम ने आकर भूरा से कहा, लगता है उस लड़के को आपके पास्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था भूरा भैया, वरना यहां घुसने के हिमद्री के लड़के के साथ फरार हो चुकी थी। ये बात आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। उसके दोनों भाई भी उस वक्त सदमे से ग्रसित थे। एक तरफा प्यार की पीड़ा मैं उसी वक्त समझा था, और यह भी कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो अपना समय एक ऐसी लड़की के पीछे बर्बाद कर रहा था जिसने कभी मुझे चाहा ही नहीं। बस फिर क्या था, छोटे मोटे उद्योगपति भंवर सेन को उस घटना ने बुरा भैया बना दिया। केशव सेन के वंशज होने का यही फायदा हुआ कि इलाके के लोग जो पहले मेरा सम्मान करते थे बाद में डरने लगे। कई ऐसे धंधों में हाथ आजमाया जो आम लोगों की नजरों में गैरकानूनी हो सकते हैं। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन तुमने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे भावनात्मक रूप से संभालने में तुम्हारा बहुत योगदान रहा। इसलिए किसी भी कीमत पर यह शक दिमाग में कभी नहीं आने देना कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए कोई जगह है। ललिता की रुलाई छूट गई तो वो सीधे भूरा के सीने से जा लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी इस बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए था। भूरा की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई थी। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, बस एक बात सुनकर गांठ बांध लो। वीणा और उससे जुड़े हर इंसान के लिए मेरे मन में बस एक ही चीज बाकी है, घृणा। आगे क्या हुआ, चाह से थके अक्षत को कमरे में अपने बिस्तर पर गिरते ही तुरंत नींद आ गई। 3 घंटे तक गहरी नींद में सोकर वो शाम को ठीक 5 बजे वापस उठ चुका था। उसने बिस्तर से उतरकर एक जोर की अंगड़ाई ली और महल का मुआयना करने के लिए कमरे से बाहर आ गया। बाहर हॉल में उस वक्त विशाल और कनिका ही थे जो कि सोफे पर बैठे हुए थे। कनिका हमेशा की तरह फोन पर दोनों अंगूठों से तेजी से टाइप कर रही थी। विशाल भी ईयरफोन लगाकर फोन पर कोई फिल्म देख रहा था। एक नजर में उन्हें देखकर अक्षत सीढ़ियों की तरफ ऊपर बढ़ा। उसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाते देख विशाल ने तुरंत अपने कान से ईयरफोन हटाकर कहा, ओ भाई, ऊपर वाले फ्लोर पर कोई नहीं है। अक्षत अब तक 1-2 सीढ़ी ही चढ़ा था। वो पीछे मुड़कर बोला, कोई बात नहीं, मैं बस देखना चाहता हूं कि महल का आर्किटेक्चर कैसा है। कनिका फोन पर नजरें गड़ाए विशाल से बोली, इसको ऊपर जाने दो भाई, बेचारे ने कभी इतनी बड़ी जगह अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, उसे भी मजे करने दो। यह सुनकर उसके बगल में बैठा विशाल भी हंस दिया और उसके हाथ पर ताली मारकर बोला, सही कहा, कोई बात नहीं भाई, आप ऊपर जाकर देखो कि इतनी बड़ी जगह में रहकर कैसा फील होता है। आपके लिए तो यह नया अनुभव होगा ना। अक्षत मुस्कुराकर बोला, अल्ले ले प्यारे बच्चों, तुम लोग फोन पर ध्यान लगाओ। मैं कहां रहा हूं और कहां नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। विशाल और कनिका को लगा था कि उनकी टिप्पणी के बाद अक्षत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उनके लिए एकदम अप्रत्याशित थी। विशाल आगे उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन कनिका ने इशारे से मना कर दिया। अक्षत के ऊपर जाने के बाद कनिका बोली, क्या तुम भी विशाल?
क्यों इन मिडिल क्लास लोगों को मुंह लगाना चाहते हो? कुछ ही दिन की बात है, शांति से रह लेते हैं। विशाल गुस्से में बोला। ये अपने आप को कोई बहुत बड़ा तोप समझता है, लेकिन वो हमारा बड़ा भाई है, हमारी बुआ का बेटा। बड़ा भाई माय फुट। विशाल सिंह से कभी कोई ऐसे बात नहीं करता। इन लोगों को इनकी औकात से ज्यादा मिल जाता है तो ये भूल जाते हैं कि ये कहां से आए हैं। इस दिल्ली के फकीर को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। कनिका ने अब अपना फोन एक तरफ रख दिया था। उसने पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसका सवाल सुनकर विशाल धीरे से मुस्कुरा दिया। उधर अक्षत दूसरी मंजिल पर टहलकर एक एक कमरे का मुआयना कर रहा था। वहां भी नीचे के फ्लोर के जितने बड़े बड़े कमरे थे, लेकिन उनमें कोई भी नहीं रह रहा था। अब धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था। हवाओं का बहाव हल्का सा तेज हो गया था, जिसकी वजह से खिड़कियों पर लगे पर्दे थोड़े थोड़े अंतराल में लहरा रहे थे। तापमान भी दोपहर की तुलना में कुछ कम हो गया था। अक्षत ये सब देख ही रहा था कि उसे ऊपर तीसरे फ्लोर से आवाज आई, खट 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 खट। ये आवाज सुनकर वो एकदम से चौंक गया। ये आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे के शटर को पकड़कर तेजी से हिला दिया हो। अक्षत ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा और वहीं से आवाज लगाकर पूछा, ऊपर कोई है क्या? कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई तो अक्षत वापस पलटते हुए बोला, लगता है कहीं और से आवाज आई होगी। सब लोग तो नीचे हैं, यहां तो कोई भी नहीं है। अचानक से एक बार फिर वही आवाज उसके कानों में गूंजी, खट 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 खट। इस बार अक्षत का माथा पूरी तरह से ठनका, क्योंकि स्पष्ट रूप से आवाज ऊपर तीसरी मंजिल से ही आ रही थी। वो वापस ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़कर बोला, लगता है ऊपर जाकर देखना ही पड़ेगा कि क्या चक्कर है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो उसने महसूस किया कि दूसरी से तीसरी मंजिल की तरफ जाने में अंधेरा हल्का हल्का बढ़ता ही जा रहा था। जब वो ऊपर तीसरे फ्लोर पर पहुंचा तो एकदम से दीवार से जुड़ा लोहे का गेट उसके सामने आ गया। उस वक्त महल में किसी भी कोने में बत्तियां नहीं जल रही थीं, लेकिन फिर भी जगहों की तुलना में तीसरे फ्लोर पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। अब उस जगह से कोई शोर नहीं आ रहा था। अक्षत ने लोहे के उस गेट की सलाखों के बीच से अंदर कॉरिडोर में झांकने का प्रयास किया, लेकिन एक अजीब से सन्नाटे के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। वहां पसरा सन्नाटा ही इतना भयानक था कि अक्षत को मन ही मन कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसने इस जगह तापमान में हल्की सी गिरावट भी महसूस की। उसने मन ही मन कहा, यहां तो कोई भी नहीं है, फिर इस दरवाजे को तेजी से कौन खटखटा रहा था? वो लोहे के गेट से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि एकदम से उसकी जेब से आवाज आई, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये मैसेज पढ़कर अमृता के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। उसने पूछा, मेरे बारे में क्या सोच रहे थे तुम? दरअसल मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं तुम्हारा नंबर नहीं ले पाया। मैं जब महल की तरफ गया तो मुझे तुम्हारा नंबर ले लेना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का मेरे पिता के सामने मेरा नंबर मांगने की हिम्मत कर सकता है। हां, मैं तो उन्हें पहली बार देखते ही समझ गया था कि वो कितने स्ट्रिक्ट होंगे, इसलिए तो उनके सामने ज्यादा बोल भी नहीं पाया। वैसे तुमने मुझे पूरे रास्ते में एक भी बार नहीं बताया कि तुम महल से ताल्लुक रखते हो। इसमें बताने जैसी क्या बात थी? तुम्हें तो पता ही होगा कि महल बिकने वाला है। उसके बाद ये बात क्या मायने रखेगी कि मैं राजवंश से हूं या नहीं? यह रिप्लाई सुनकर अमृता हल्की सी ठिठकी और उसके बाद तेजी से टाइप किया,
ये बात इस कस्बे के सभी लोगों के लिए मायने रखती है अक्षत। तुम जानते नहीं हो कि आज तक यहाँ के स्थानीय लोगों पर राजघराने का क्या प्रभाव है। ये बात मेरे पिता के लिए भी बहुत मायने रखती है। अरे हाँ, जब मैंने बताया कि मैं महल जा रहा हूं तो सबको सांप क्यों सूंघ गया था? मैं उस वक्त ये बात समझ नहीं पाया। अमृता ने गहरी सांस ली और फिर लिख भेजा, कुछ जख्म कभी भर नहीं पाते अक्षत। पिताजी के साथ भी ऐसा ही है कुछ। वो तुम्हारी मां यानी वीणा सिंह को पसंद करते थे, लेकिन राजा आलोक सिंह के मंत्री केशव सेन के वंशज होने के कारण उन्हें अपमानित करके बुरी तरह ठुकरा दिया गया। और उसके बाद वीणा जी भी ये कस्बा छोड़कर चली गईं। इसलिए जब तुमने बताया कि तुम उनके बेटे हो तो उनके सामने सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। आगे क्या हुआ जानने के लिए यह मैसेज पढ़कर अक्षत के हाथों से फोन गिरते गिरते रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य की अधिकता से चौड़ी हो गईं। जब थोड़ी देर तक रिप्लाई नहीं आया तो अमृता भी समझ गई कि अक्षत को किसी से पहली बार यह बात पता चली है। उसने टाइप करके भेजा, आई एम सॉरी अक्षत कि तुम्हें मुझसे यह सब सुनना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें यह पता होना चाहिए। अक्षत ने किसी तरह कांपती उंगलियों से टाइप किया, मुझे यह बात पचाने में थोड़ा समय लगेगा। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बाद चैट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें समय चाहिए होगा। अमृता का यह मैसेज आने के बाद अक्षत ने अपने फोन का नेट ऑफ कर दिया और बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गया। वो मन ही मन बुदबुदाया, मैं यहां आया तो सिर्फ पैसों के लिए था, लेकिन अब तो ऐसी चीजें पता चल रही हैं जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। रात के 8 बज चुके थे। महल के नौकर खाना बनाकर उस लंबी मेज पर रख चुके थे और बिना देर किए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले गए थे। सिर्फ बंसी ही बचा था जो उन लोगों के खाना खत्म होने के बाद ही महल से बाहर जाता था। अक्षत को छोड़कर बाकी सभी खाना खाने के लिए डिनर टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए थे। अमर अपनी कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, वाह, आज के खाने की महक तो भूख को भड़का रही है। क्या क्या बनवा दिया है बंसी काका? बंसी ने हंसकर कहा, अरे आप आज के खाने का स्वाद लेकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज शाही पनीर, मटर कोरमा, दाल मखनी के साथ मीठे में खीर भी बनवाई है। यह सुनकर मेज के दूसरी तरफ बैठे विक्रम ने खुश होते हुए कहा, वाह, लगता है जितने दिन हम यहां रहेंगे बंसी काका रोज दावत करवाएंगे। बंसी थोड़ा दुखी होकर बोला, अब जितने भी दिन तुम लोग यहां हो हमें आव भगत करने का मौका दो। महल बिकने के बाद पता नहीं कब ऐसा मौका मिले जब राजघराने के सभी लोग इकट्ठा हों। वैसे अगर वीणा बिटिया भी यहां आ जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन मैं खुश हूं कि इतने लोग भी यहां मौजूद हैं। बंसी की बात सुनकर अमर और विक्रम थोड़े गंभीर हो गए। डिनर टेबल के आसपास खामोशी पसर गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दें कि तभी इस अचानक आई चुप्पी को तोड़ती विक्रम के पास बैठी शालिनी की आवाज गूंजी, वैसे वो साहबजादे हैं कहां? वीणा दीदी के बेटे, उन्हें भूख नहीं लग रही क्या? यह सुनकर बंसी ने तपाक से कहा, मैंने उनसे बोल दिया कि खाना लग चुका है। वो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा है, लेकिन अब बस आता होगा। यह सुनकर विशाल हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, बेचारे को इतने अमीर लोगों के साथ बैठा देखकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। मिडिल क्लास से आने वाला बंदा अपने जैसे लोगों के बीच ही उठ बैठ पाता है। उसकी बात सुनकर कनिका और शालिनी भी हंसने लगे। बंसी, अमर, विक्रम और सावित्री के चेहरे से ही पता चल रहा था कि उन्हें यह मजाक पसंद नहीं आया। विशाल आगे कुछ कहने ही वाला था कि अमर ने एक नजर उसे इस तरह देखा कि वो सिर झुकाकर वापस खाना खाने लगा। उसके बाद अमर ने विक्रम से पूछा,
माधव कहाँ है? उसे खाना नहीं खाना गया? विक्रम ने जवाब दिया, वो आज जल्दी सो गया भाई साहब, अब तो सुबह ही उठेगा। अमर ने बंसी की तरफ देखकर कहा, एक काम कीजिए काका, अगर अक्षत को भी यहां आने की इच्छा नहीं है तो आप उसका खाना उसके कमरे में ही दे आइए। तभी पीछे से आवाज आई, उसकी कोई जरूरत नहीं, सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। अमर ने मुड़कर देखा, अक्षत अपने कमरे से निकलकर डिनर टेबल की तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर विक्रम और अमर बहुत ही महीन ढंग से मुस्कुरा दिए, जबकि शालिनी, विशाल और कनिका का मुंह बन गया। बंसी ने कहा, आओ बेटा, अच्छा किया कि तुम यहीं आ गए, वरना मुझे लग रहा था कि तुम्हारा खाना कमरे में ही पहुंचाना पड़ेगा। अक्षत अपने लिए एक कुर्सी खींचता हुआ बोला, नहीं काका, आपको मेरे लिए इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक कंपनी की तरफ से कुछ काम आ गया था, इसलिए वही निपटा रहा था। सिस्टम में बग्स वगैरह ढूंढने में वक्त तो लगता ही है। अक्षत बिल्कुल विशाल और कनिका के सामने ही जाकर बैठा। उनके चेहरे पर अपने लिए आई नापसंदगी के भाव देखकर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा। अक्षत ने उस लंबी सी टेबल पर नजर दौड़ाते हुए कहा, अरे वाह, खाने में तो बहुत कुछ बना है। विशाल ने फिर फुसफुसाकर एक कमेंट पास किया, लगता है बेचारा जिंदगी में पहली बार इतना खाना एक साथ देख रहा है। उसके एकदम बगल में बैठी कनिका हंसना चाहती थी, लेकिन अमर के नाराज होने के डर से वो बस मुस्कुराकर रह गई। अक्षत ने भी विशाल की ये बात सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब वो एक एक करके प्लेट में सब्जियां ले रहा था तो अमर ने उससे पूछा, वैसे तुम दिल्ली में करते क्या हो अक्षत? जी, मैं एथिकल हैकर हूं, अक्षत ने जवाब दिया। अरे वाह, विक्रम ने प्रभावित होकर कहा, यानी कि तुम बैंक वगैरह लूट सकते हो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? अक्षत हंसते हुए बोला, छोटे मामा, मेरा पेशा खुद फ्रॉड करने का नहीं बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों को बचाने का है। एथिकल हैकर्स को अलग अलग कंपनियां अपने सिस्टम में बग्स ढूंढने के लिए हायर करती हैं। शौकिया तौर पर मैं दिल्ली पुलिस के साथ कई बार काम कर चुका हूं ताकि मेरे कॉन्टैक्ट्स मजबूत हो सकें। अभी मैं कमरे में एक कंपनी में बनाए गए सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी ब्रीच ढूंढने का ही काम कर रहा था। मैंने उन्हें मेल कर दिया है, अब शायद काफी दिन फ्री रहूंगा। विक्रम उसकी बात से काफी प्रभावित लग रहा था। उसने आगे पूछा, और ये सब करके कितना कमा लेते हो? अक्षत ने कहा, कुछ भी तय नहीं है। सिस्टम में कमी ढूंढने के लिए हैकर्स को 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मिल सकता है। मैंने अभी तक अलग अलग कॉरपोरेशंस के लिए काम करके 5-6 लाख ही कमाए हैं। यह फील्ड मेरे लिए बहुत नई है। विशाल और कनिका, जो थोड़ी देर पहले अक्षत का मजाक उड़ा रहे थे, अब ध्यान से खाना खाते हुए इस बातचीत को सुन रहे थे। अमर ने कुछ सोचकर पूछा, तुमने कहा कि तुम दिल्ली पुलिस के साथ भी काम कर रहे हो? उन्हें हैकर्स की क्यों जरूरत पड़ती है? अवैध कामों को रोकने के लिए साइबर सेल तो है। अक्षत अमर की तरफ देखकर बोला, सही कहा आपने बड़े मामा, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें साइबर सेल अक्सर कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग काफी चालाक हो गए हैं। उनसे भिड़ने के लिए अब ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो थोड़ा अलग और क्रिएटिव तरीके से काम करते हों। उदाहरण के लिए, अभी यहां आने से पहले मैंने यूपीएससी के पेपर लीक होने वाले एक आदमी को पकड़ा। अब पुलिस मेरी दी हुई लीड्स पर आगे चलकर पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर सकती है। अमर ने हैरानी जताते हुए कहा, मैंने आज के ही न्यूज़पेपर में दिल्ली के उस गिरोह के एक आदमी के गिरफ्तार होने की खबर पढ़ी थी, जो कि यूपीएससी के पेपर लीक करवाने के लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे तुम थे। अक्षत मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि इस रैकेट में और भी बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल जाता तो वो मेरे पीछे जरूर आने की कोशिश करते। सुरक्षा की दृष्टि से मेरा नाम नहीं छापा गया। पीछे खड़ा बंसी बोला, अरे ये सब बात तो छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहां आए कैसे बेटा? तुम्हारे पास तो महल का पता तक नहीं था। उस हिसाब से तो तुम बहुत जल्दी आ गए यहां तक। अक्षत बोला,
जी, दिल्ली से कन्नौज आने के लिए कालिंदी एक्सप्रेस से 6 घंटे लगे। यह कहकर अक्षत थोड़ी देर रुका और विशाल कनिका की तरफ देखकर बोला, आप लोगों को ट्रेन तो पता होगा ना, रेलगाड़ी जो छुक छुक करके चलती है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स पता है, हमें क्यों नहीं पता होगा, कनिका ने हल्का सा चिढ़कर कहा। इस पर अक्षत बोला, नहीं, मुझे लगा कि बड़े घर के बच्चों को शायद घर से निकलने ही नहीं दिया जाता हो। उन बेचारों को कहां ट्रेन, जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होगा। इस कटाक्ष पर विशाल और कनिका एकदम चुप हो गए। विक्रम हल्का सा हंस दिया, लेकिन जब शालिनी ने उसे गुस्से से देखा तो उसकी हंसी तुरंत खांसी में बदल गई। अक्षत ने आगे कहा, खैर, मेरे साथ एक और पैसेंजर थी जिसे साकारी ही जाना था। उसके घर वाले उसे कार तक लेने आए थे। मैं पहले उनके घर गया, उसके बाद उन लोगों ने मुझे यहां महल तक छुड़वा दिया। अमर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, कौन थे ये लोग? उनके किसी आदमी ने नाम बताया था कि इस इलाके में उन्हें भूरा भैया के नाम से जाना जाता है। उनकी बेटी मेरे साथ ट्रेन से यहां तक आई थी। इस दौरान हमारी काफी अच्छी जान पहचान भी हो गई है। अक्षत के मुंह से यह सुनकर अमर, विक्रम, शालिनी और सावित्री को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 16। अमर ने अक्षत से पूछा, भूरा? तुम्हें भूरा ने यहां तक छुड़वाया? उसे पता था कि तुम कौन हो? जी, मैंने उन्हें उनके घर पर बता दिया था कि मैं कौन हूं। सबके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थीं। अक्षत जानता था कि ऐसा क्यों था, लेकिन विशाल और कनिका अब तक ये बातचीत समझने की कोशिश ही कर रहे थे। अक्षत ने आगे कहा, देखिए, मैं जानता हूं कि आप सबका ऐसा रिएक्शन क्यों है। मुझे भंवर सेन उर्फ भूरा के बारे में पता है। अमर ने गंभीर होकर कहा, बेहतर होगा कि इस बारे में हम अभी कोई बात ना करें, शांति से अपना खाना खाते हैं। अमर की बात सुनकर अक्षत भी चुप हो गया। वो खुद भी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था कि वहां बैठे लोग असहज हो जाएं। बंसी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे तुम लोग तो खाना ही नहीं खा रहे, जल्दी जल्दी खाओ। विक्रम हंसकर बोला, अरे खा रहे हैं बंसी काका, आप तो एकदम पीछे ही पड़ जाते हो। आप भूल गए कि बचपन में कैसे आपके पीछे पड़कर खाना खिलाया करता था आप लोगों को। अमर ये सुनकर बोला, मुझे याद है बंसी काका, और इस बात की खुशी भी है कि आज के दौर में कुछ चीजें वैसी की वैसी ही हैं। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। सबने चुपचाप खाना खत्म किया और हाथ धोकर अपने कमरे में चले गए। रात के 11 बजे तक लगभग सभी लोग सो चुके थे। विशाल और कनिका चुपचाप अपने रूम में से निकलकर हॉल में आए। विशाल ने धीरे से कनिका से पूछा, तुम पाउडर लेकर आई हो? कनिका ने अपने हाथ में पकड़ा टेल्कम पाउडर का डब्बा विशाल को देते हुए कहा, तुम वाकई में ये करना चाहते हो? विशाल ने थोड़ा पाउडर हाथ में लिया और फिर उसे अपने चेहरे पर मलता हुआ बोला, ये अक्षत खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। देखा नहीं कि आज डिनर करते वक्त कैसे हम लोगों से मजे ले रहा था। आज इसको भूत के दर्शन करवाते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही करना, अपना दिमाग मत लगाना। कनिका हंसकर बोली, वैसे भी बोर हो गई थी यहां, लेकिन अब मजा आने वाला है। उधर अक्षत अब कपड़े बदल चुका था। एक पीली फुल स्लीव टी शर्ट और नीला लोअर पहनकर बिस्तर पर पेट के बल लेटा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, ठक ठक। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन पर कुछ मारा हो। उसने ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम को करने लगा। वापस से जब ठक ठक की आवाज आई तो वो खींचकर तुरंत बिस्तर से उठा और चप्पल पहनते हुए बोला, कमाल है यार, इधर उधर से अजीब आवाजें आती रहती हैं और जब देखने जाओ तो कोई मिलता नहीं है। ये क्या चक्कर है?
वो तेजी से अपना कमरा छोड़कर बाहर हॉल में आ गया। रात का वक्त था, इसलिए महल के अंदर के हॉल की रोशनी भी काफी कम थी। सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। अक्षत ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। तभी रसोई से उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, ठक ठक। वो बिना देर किए तुरंत रसोई की तरफ बढ़ा। महल के मुख्य द्वार के पास होने के कारण रसोई वाले हिस्से में सबसे ज्यादा अंधेरा था। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रसोई के एक कोने में छिपे विशाल ने अक्षत के कदमों की आहट सुनकर धीमी आवाज में एक डरावने अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, चले जाओ, यहां से दूर चले जाओ। विशाल चेहरे पर सफेद पाउडर पोतकर और सफेद पतला कंबल ओढ़कर रसोई की स्लैब के नीचे अलमारियों के पास छिपा हुआ था, जहां मसाले रखे जाते थे। अक्षत ने दृढ़ता से पूछा, कौन है? कौन है किचन में? उसकी आवाज में डर का जरा भी एहसास ना पाकर विशाल ने अपना माथा पीट लिया और मन ही मन बुदबुदाया, पता नहीं ये कनिका कब अपना काम शुरू करेगी। अक्षत रसोई में आ ही गया था कि तभी उसे पीछे से किसी की पायल की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पायल की आवाज अपने फोन के ऑडियो रिकॉर्डर में बजाने वाली कनिका उस लंबी सी डिनर टेबल के पीछे छिपी थी, जहां पर सब लोग कुछ घंटे पहले बैठकर खाना खा रहे थे। छुपे हुए विशाल ने मन ही मन सोचा, वाह बहना, एकदम सही टाइमिंग पर अपना काम किया। बस थोड़ा सा बिल्डअप और करेंगे, उसके बाद अक्षत के सामने आकर उसे ऐसा डराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। विशाल और कनिका थोड़ी देर अपनी जगह छिपे रहे, लेकिन उन्हें अक्षत के कदमों की कोई आवाज नहीं आई। वे अपनी अपनी जगह से सिर निकालकर झांकना भी नहीं चाहते थे, वरना अगर अक्षत देख लेता तो पूरे किए कराए पर पानी फिर जाता। तभी अचानक से विशाल को अक्षत की डर से कांपती हुई आवाज सुनाई दी, देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं चाहता। बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान मत करो। भूत प्रेतों की वजह से डर के मारे मेरी हालत वैसे ही खराब रहती है। प्लीज मुझ पर रहम करो। विशाल ने अपनी हंसी दबाते हुए सोचा, यार, ये अक्षत वैसे तो सबके सामने इतना बड़ा हीरो बन रहा था, लेकिन असल में भूत के थोड़े से ड्रामे की वजह से इसकी हवा टाइट हो गई। अब किचन के थोड़ा और करीब आए तो मैं अचानक से इसे डराऊंगा, कहीं बेचारा बेहोश ही ना हो जाए। विशाल एकदम सतर्क था। जैसे ही अक्षत की चप्पलों की आवाज रसोई घर के एकदम नजदीक आ गई, वो बिना वक्त गवाए तुरंत अपनी जगह से अक्षत पर लपकने के लिए उठा। लेकिन तभी उसे हैरान हो जाना पड़ा, क्योंकि अक्षत उससे कुछ फीट दूर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। विशाल ने नीचे जमीन की तरफ देखा, जहां सिर्फ अक्षत की चप्पलें पड़ी हुई थीं। जब उसे समझ में आया कि क्या हुआ होगा, तो उसने अपना माथा पीट लिया। अक्षत ने डिनर टेबल की तरफ देखकर कहा, मैं चिल्लाकर बाकी लोगों की नींद नहीं खराब करना चाहता, इसलिए तुम प्लीज मुझसे मेहनत बिना करवाए सामने आ जाओ तो अच्छा रहेगा कजिन सिस्टर। कनिका को भी पता नहीं चला कि ये एकदम से क्या हुआ। वो बेमन से उठी और अक्षत से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग तुम्हें डरा रहे थे? अक्षत बोला, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे साथ भूत वाला प्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी भूत इंसान के साथ ऐसी बकवास करेगा। जब विशाल ने बॉलीवुड फिल्मों की स्टाइल में चले जाओ बोलना शुरू किया, तभी मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। लेकिन फिर तुमने रिकॉर्डेड पायलों की आवाज़ बजानी शुरू करी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों कजिन्स मुझे डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तुम्हारे फ़ोन की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक बार तो मुझे लगा कि सही में पायलों की आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा कि जब तुम लोगों ने मुझे डराने के लिए इतनी मेहनत कर ही ली है, तो क्यों ना मैं भी झूठ मूठ का डर जाऊं। मैं जानता था कि अगर मैं किचन की तरफ आया तो जो भी भूत बना छुपा बैठा है वो मेरे ऊपर जरूर लपकेगा, इसलिए मैंने चप्पलों को किचन की तरफ फेंक दिया।
उनकी आवाज सुनकर विशाल को लगा कि मैं ही रसोई की तरफ आ गया हूं। वो पूरी शक्ति से मुझे डराने के लिए बाहर आ गया। यह सुनकर विशाल और कनिका को समझ में नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। अक्षत अंगड़ाई लेते हुए बोला, वैसे मुझे कहना पड़ेगा कि तुम लोगों का शाम वाला प्रैंक अभी वाले से ज्यादा अच्छा था, जब तुमने तीसरी मंजिल पर लगे गेट की सलाखें हिला के रख दी थी। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि वो तुमने कैसे किया, और अब मुझे दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना है। बस इतना समझ लो कि मैं इन सब छोटे मोटे हॉरर प्रैंक से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं आखिर इंसान हूं जिसे तुम आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट पर यकीन दिला सकते हो। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, बेहतर होगा कि हम सब सो जाएं। गुड नाइट। जाते हुए वो एकदम से रुककर विशाल की तरफ देखकर बोला, एक बात और, मेकअप में थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए था विशाल। सिर्फ एक सफेद कंबल और चेहरे पर सफेद पाउडर पोत लेने से आजकल के बच्चे भी नहीं डरते। किसी बी ग्रेड फिल्म की सी ग्रेड भूतनी का मेकअप भी इससे अच्छा होता है। विशाल पूरी तरह से कसमसाकर रह गया और अक्षत मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही कनिका विशाल पर बरस पड़ी। तुम्हें क्या जरूरत थी शाम को उसके साथ प्रैंक करने की? तुम्हारी वजह से उसे पता चल गया कि यह भी एक प्रैंक है, वरना वो पक्का डर जाता। विशाल खींचकर बोला, पागल हो क्या? मैंने शाम के वक्त कोई उसके साथ प्रैंक व्रैंक नहीं किया। क्या? कनिका कुछ सोचकर बोली, तो फिर अक्षत किस बारे में बात कर रहा था? गेट की सलाखें हिलने के बारे में? विशाल ये सुनकर बोला, वैसे मैं जब तीसरी मंजिल पे था तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा था। वहां कुछ ठीक नहीं है। कनिका ने गंभीर होकर पूछा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि राजा आलोक सिंह की आत्मा वाली थ्योरी वाकई सच्ची है? क्या किसी तांत्रिक ने वाकई उस आत्मा को तीसरी मंजिल पर कैद कर रखा है? विशाल ने ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों की ओर देखा, जो कि रात के समय थोड़ी डरावनी लग रही थीं, और बोला, मुझे नहीं पता, मैं बस खुश हूं कि हम इस अजीब जगह पर ज्यादा दिन के लिए नहीं हैं। आगे क्या हुआ